कल्पना कीजिए कि एक दिन एक व्यक्ति अपने जीवन के बिल्कुल सामान्य दिन की तरह एक शाम घर लौट रहा है। उसके मन में कोई विशेष अपेक्षा नहीं है, न वह किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुआ है और न ही किसी चमत्कार की तलाश में है। लेकिन रास्ते में अचानक उसके भीतर कुछ ऐसी घटना होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड जीवित है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जीवन का वास्तविक अर्थ पहली बार उसके सामने स्पष्ट हो गया है। उस एक अनुभव के बाद वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर में मृत्यु का भय कम होने लगा है, लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या इतिहास में किसी और ने भी ऐसा अनुभव किया था। इसी खोज से जन्म लेता है एक पुस्तक जिसका नाम है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अ स्टडी इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इस पुस्तक के लेखक है रिचर्ड मॉरिस बक, जो पेशे से एक मनोचिकित्सक थे। वे केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक और मानव मन का अध्ययन करने वाले डॉक्टर भी थे। उसका उद्देश्य किसी एक धर्म की स्थापना करना नहीं था। वे केवल यह समझना चाहते थे कि क्या मानव चेतना का विकास अभी भी जारी है और क्या कुछ महान व्यक्तियों ने वास्तव में चेतना की ऐसी अवस्था का अनुभव किया था जो सामान्य मनुष्य से अलग थी। कई वर्ष तक उन्होंने बुद्ध, ईसा मसीह, उपनिषदों के ऋषियों, सूफी संतों और महान कवियों के जीवन का अध्ययन किया। उन्हें इन सभी में एक आश्चर्यजनक समानता दिखाई दी। अचानक अलग अलग देशों, भाषाओं और धर्मों के होने के बावजूद इन लोगों के अनुभवों में कुछ बातें बार बार सामने आती थीं। असीम शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, मृत्यु के भय का खत्म हो जाना और पूरे अस्तित्व के साथ गहरे जुड़ाव की अनुभूति। इन्हीं अनुभवों को समाज में समझाने के लिए उन्होंने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग किया। लेखक के अनुसार मानव चेतना का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण है साधारण चेतना। यह लगभग पूरे जानवरों में समान रूप से देखी जाती है। वे भूख, प्यास, डर और सुरक्षा को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने अस्तित्व के बारे में विचार नहीं करते। दूसरा चरण है आत्मचेतना। यह मनुष्य की सबसे बड़ी चेतना है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य अपने बारे में सोच सकता है, भविष्य की योजना बना सकता है, कला और विज्ञान का निर्माण कर सकता है और यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन लेखक यही नहीं रुकते। वे कहते हैं कि चेतना का एक तीसरा स्तर भी संभव है, जिसे वे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को केवल एक अलग इंसान के रूप में नहीं देखता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि पूरा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह स्वयं भी उसी विशाल चेतना का एक हिस्सा है। लेखक के अनुसार यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। जिस व्यक्ति को यह अनुभव होता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वह पहले ही तरह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह लोगों को उनके धर्म, जाति या पद के आधार पर नहीं, बल्कि एक समान चेतना के रूप में देखने लगता है। लेखक का मानना था कि इतिहास के कुछ महान व्यक्ति ने इसी अवस्था का अनुभव किया था। वे सबसे पहले गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध ने राजमहल का सुख छोड़कर सत्य की खोज की। वर्षों की साधना की बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस अनुभव के बाद
उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने हिंसा की जगह करुणा, क्रोध की जगह धैर्य और स्वार्थ की जगह मानव कल्याण का मार्ग चुना। लेखक का मानना है कि बुद्ध का पूरा परिवर्तन केवल दार्शनिक सोच का परिणाम नहीं था, बल्कि चेतना के गहरे विकास का परिणाम था। उनके बाद वे ईसा मसीह का उल्लेख करते हैं। लेखक ने प्रेम और क्षमा का ऐसा संदेश दिया जो उस समय की सोच से बहुत आगे था। वे ईसा मसीह की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि केवल अपने मित्रों से ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। लेखक के अनुसार ऐसा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग महसूस करना बंद कर दे। इसी प्रकार वे उपनिषदों के ऋषियों और सूफी संतों के विचार में भी एक समान धारा देखते हैं। उनके अनुसार अलग अलग शब्दों में कही गई इन शिक्षाओं का मूल संदेश एक ही था। सभी जीव किसी एक ही मूल चेतना से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पुस्तक का सबसे रोचक भाग लेखक का अपना अनुभव है। वे लिखते हैं कि एक रात अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर प्रकाश फैल गया हो। उन्हें लगा कि जीवन का रहस्य एक क्षण के लिए उनके सामने खुल गया हो। उन्होंने किसी आवाज़ को नहीं सुना, कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उनके भीतर ऐसा परिवर्तन आया जैसे वे जीवन पर नहीं भूल सकते। उस अनुभव के बाद उन्होंने लिखा कि मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो गया था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने अपना जीवन यह समझने में लगा दिया कि आखिर यह अवस्था क्या है। हालांकि लेखक एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट करते हैं। वे यह नहीं कहते कि हर आध्यात्मिक अनुभव कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होता है। वे यह नहीं कहते कि उनकी बातें को बिना सोचे स्वीकार कर लेना चाहिए। वे चाहते हैं कि पाठक स्वयं विचार करें और देखें कि क्या इतिहास में महान व्यक्तियों के जीवन में वास्तव में कोई ऐसी समानता दिखाई देती है जिसे केवल स्वयं संयोग नहीं कहा जा सकता। उनका मानना था कि यदि अलग अलग युगों और संस्कृतियों के लोग एक जैसे अनुभव का वर्णन करते हैं तो संभव है कि वे मानव चेतना के किसी गहरे स्तर की ओर संकेत कर रहे हैं। यहीं से पुस्तक एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती है। लेखक कहते हैं कि मानव विकास अभी समाप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार करोड़ों वर्षों पहले असाधारण और साधारण जीवों में धीरे धीरे आत्मचेतना विकसित हुई, उसी प्रकार भविष्य में मानव चेतना का एक और स्तर विकसित हो सकता है। उनके अनुसार आज यह अनुभव बहुत दुर्लभ है, लेकिन भविष्य में यह मानव विकास की अगली सीढ़ी बन सकता है। यह विचार इस पुस्तक को सामान्य आध्यात्मिक पुस्तक से अलग बनाती है। यह केवल ईश्वर या आत्मा की चर्चा नहीं करती, बल्कि मानव चेतना के भविष्य की संभावना पर विचार करती है। और शायद इसी कारण यह पुस्तक आज भी दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक में रुचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेखक के अनुसार यदि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वास्तव में चेतना का अगला चरण है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति के भीतर क्या बदलता है। रिचर्ड मॉरिस बक कहते हैं कि सबसे पहले बदलती है जीवन को देखने की दृष्टि। सामान्य जीवन में हम हर घटना को अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि के आधार पर देखते हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। सफलता हमें उत्साहित करती है और असफलता हमें तोड़ देती है। हमारा मन लगातार परिस्थितियों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है।
लेकिन लेखक का मानना है कि जब चेतना का विस्तार होता है तब व्यक्ति धीरे धीरे उतार चढ़ाव से ऊपर उठने लगता है। उनका ये अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में समस्या समाप्त हो जाती है, बल्कि यह है कि उनका प्रभाव उनके भीतर पे पहले जैसा नहीं लगता। वह परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और स्पष्टता के साथ करते हैं। लेखक के अनुसार इस अवस्था का दूसरा बड़ा परिवर्तन है भय का कम होना, विशेष रूप से मृत्यु का भय। उनका कहना है कि मनुष्य के अधिकांश निर्णय किसी न किसी डर से प्रभावित होते हैं। किसी भविष्य की चिंता, कभी सम्मान खोने का डर, कभी असफलता का डर। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर तक सीमित न मानकर जीवन की एक व्यापक धारा का हिस्सा अनुभव करने लगे तो उनका दृष्टिकोण बदल सकता है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। वे यह दावा नहीं करते कि उनके निष्कर्ष आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। वे अपने अध्ययन और ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर यह संभावना प्रस्तुत करते हैं कि चेतना का विकास मनुष्य के भीतर गहरा परिवर्तन ला सकता है। पुस्तक का एक और केंद्रीय विचार है कि प्रेम और करुणा किसी नैतिक नियम का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का परिणाम हो सकता है। जब एक व्यक्ति स्वयं को दूसरे से पूरी तरह अलग मानता है, तब वह उसका व्यवहार भी सीमित रखता है। वह केवल अपने परिवार, अपने समाज या अपने हितों तक सोचता है। लेकिन यदि उसे यह अनुभव होने लगे कि हर व्यक्ति उसी जीवन का हिस्सा है जिसका वह स्वयं हिस्सा है, तो उसके भीतर करुणा स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। इसी कारण लेखक कहते हैं कि इतिहास में महान व्यक्तियों ने लोगों की सेवा किसी पुरस्कार या प्रसिद्धि के लिए नहीं की। उनके भीतर सेवा एक स्वाभाविक गुण बन चुका है। रिचर्ड मॉरिस बक एक और रोचक विचार कहते हैं। वे कहते हैं कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल विज्ञान, उद्योग या तकनीक नहीं है। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मनुष्य की चेतना विकसित न हो तो वही तकनीक विनाश का कारण भी बन सकती है। आज हम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ भी सेकंड में जुड़ सकते हैं। हमने चिकित्सा, अंतरिक्ष और संचार के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। लेकिन क्या इसके साथ हमारे भीतर का क्रोध समाप्त हो गया? क्या लालच खत्म हो गया? क्या युद्ध रुक गए हैं? लेखक का उत्तर है नहीं। इसके अनुसार बाहरी विकास के साथ साथ आंतरिक विकास की आवश्यकता है। यदि दोनों में संतुलन न हो तो सभ्यता आगे बढ़ने में बजाय अपने ही ज्ञान का उलट उपयोग और गलत उपयोग कर सकती है। यही कारण है कि वे चेतना के विकास को मानवता के भविष्य से जोड़ती है। हालांकि लेखक किसी विशेष साधना, पद्धति या धार्मिक अनुष्ठान को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्राप्त करने का निर्णायक मार्ग नहीं बताते। उनका मानना है कि यह चेतना का स्वाभाविक विकास है जिसे जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेखक वे यह अवश्य कहते हैं कि कुछ गुण ऐसे हैं जो मनुष्य के भीतर से बदल सकते हैं। सत्य के प्रति ईमानदारी, दूसरों के प्रति करुणा, अपने अहंकार को पहचानने की क्षमता और जीवन को खुली दृष्टि से देखने की आदत। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करता है तो चाहे वह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव हो या ना हो, उसका जीवन निश्चित रूप से अधिक शांत और अर्थपूर्ण बन सकता है। पुस्तक के अंत में लेखक
इतिहास की ओर एक बार फिर देखते हैं। वे कहते हैं कि लगभग हर युग में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने समय से आगे की सोच प्रस्तुत की। शुरुआत में उनका विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेखक का मानना है कि ऐसे लोग मानव चेतना की भविष्य की संभावनाओं की झलक दिखाते हैं। वे यह दावा नहीं करते कि हर मानव महान व्यक्ति के कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव किया था। वे केवल यह कहते हैं कि उनके जीवन में प्रेम, निडरता, करुणा और व्यापक दृष्टि जैसे गुण असाधारण रूप से विकसित थे, और यही गुण उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाते हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि मनुष्य केवल अपने वर्तमान स्थिति तक सीमित नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति ने लाखों वर्षों में हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसी प्रकार भविष्य में भी चेतना का विकास संभव हो सकता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस सच में है या नहीं। लेखक हमें इससे भी गहरा प्रश्न सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम अपने जीवन में पहले से अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक सत्यनिष्ठ बन सकते हैं? यही यदि उत्तर हाँ है, तो शायद हमें भी इसी दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना चाहिए, जिसकी ओर यह पुस्तक संकेत करती है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस केवल आध्यात्मिक अनुभवों का संग्रह नहीं है, यह मानव चेतना की संभावनाओं पर लिखा गया एक साहसिक चिंतन है। यह पुस्तक हमें किसी निष्कर्ष को मानने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करती है। रिचर्ड मॉरिस बक का विश्वास था कि मनुष्य का वास्तविक विकास लेखक केवल ज्ञान, धन या शक्ति से नहीं आता। वास्तविक प्रगति तब होगी जब उसकी चेतना अधिक व्यापक होगी, उसका हृदय अधिक करुणामय होगा और वह स्वयं को पूरी अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। चाहे हम लेखक के सभी विचारों से सहमत हो या नहीं, यह पुस्तक हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है।